कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर बवाल अब भी जारी है। जूनियर डॉक्टर कोलकाता पुलिस मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की जा रही है। इसी बीच बंगाल विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के आखिरी दिन आज ममता बनर्जी सरकार ने एंटी रेप बिल पेश कर दिया। इस बिल में रेप के दोषियों के लिए 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है और इस बिल का नाम अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन बिल 2024 है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी विधानसभा में ममता के इस कदम का समर्थन करेगी। बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी बलात्कार के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार के विधेयक के समर्थन में है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है। हरियाणा चुनाव साथ लड़ने को लेकर राहुल गांधी के ऑफर पर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। संजय सिंह ने कहा कि वे राहुल गांधी के बयान का स्वागत करते हैं। बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहमति से ही फैसला लिया जाएगा। आपको बताएं कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को चुनाव होना है और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर जारी है। सोमवार को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया। हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी दीपक बावरिया ने बताया था कि बुधवार तक अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि विनेश फोगाट को लेकर चल रही अटकलों पर भी मंगलवार तक विराम लग जाएगा। राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी ने 49 नामों की सूची दे दी है, जिसमें से 34 को मंजूरी मिल गई, 15 नाम लंबित हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। भेड़िए से बचने के लिए अब अपने स्तर से ग्रामीण हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भेड़िए के आतंक से बचने के लिए ग्रामीणों ने पूजा पाठ शुरू कर दिया है। भेड़ियों से रक्षा के लिए आज सुंदरकांड का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने भेड़िए से रक्षा के लिए अब हनुमान जी का सहारा लिया है। भेड़ियों की दहशत से ग्रामीण दहशत में है। बहराइच के 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां भेड़िए की दहशत अभी भी बनी हुई है। 27 जुलाई को भेड़िए ने नकवा ग्राम पंचायत में 3 साल की बच्ची को शिकार बनाया था। आज गांव के प्राचीन मंदिर में ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की ताकि हनुमान जी भेड़िए के आतंक से मुक्ति दिलाएं। तो आपको बता दें कि आदमखोर ने एक बार फिर अमावस की रात में 6 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। हालांकि बच्ची के चिल्लाने पर भेड़िया यहां से भाग निकला। उसके बाद बच्ची को अस्पताल भर्ती करवाया गया। इस बार आदमखोर ने महसी क्षेत्र के टिनकाना गांव में अटैक किया। यूपी के बुलंदशहर में ओवरब्रिज से तेज रफ्तार ट्रक नीचे गिर गया। ओवरब्रिज से गिरने के बाद ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ट्रक टुकड़े टुकड़े हो गया। ओवरब्रिज के किनारे बाउंड्री वॉल ना होने से लेकर हादसे की वजह इसे माना जा रहा है। हादसे में ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया और हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई। हादसा सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के बिलसुरी ओवरब्रिज पर हुआ है। यूपी के कन्नौज रेप कांड में नवाब सिंह यादव के छोटे भाई ने कोर्ट में सरेंडर किया। घटना के दूसरे दिन से नीलू यादव फरार चल रहा था। नीलू यादव पर रेप के मामले में पीड़िता के बयान को बदलवाने का आरोप लगा था। पुलिस ने 25,000 का इनाम भी इसके ऊपर घोषित किया हुआ था। यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां नकली नोट छापने वाले मदरसे में कई आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुए हैं। उन साहित्यों में खुलासा हुआ आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताने वाली किताब भी मिली है। यह किताब पूर्व पुलिस महानिरीक्षक महाराष्ट्र एसएम मुशर्रफ ने लिखी है। इस किताब का टाइटल आरएसएस देश का सबसे बड़ा संगठन। आरएसएस को लेकर कई आपत्तिजनक बातें इस पुस्तक में लिखी गई हैं। मूल पुस्तक उर्दू भाषा में लिखी गई। सूत्रों के मुताबिक कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल अरीफीन ने यह पुस्तक जब पढ़ा था। प्रिंसिपल के कमरे में कई स्पीड पोस्ट की पर्चियां भी बरामद हुई हैं। पर्चियों के आधार पर पुलिस एड्रेस वेरीफाई कर रही है। आरजेडी में बैठकों का सिलसिला जारी है। सोमवार को तेजस्वी ने किसान प्रकोष्ठ के साथ बैठक की। वहीं बुधवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पार्टी के सभी 4 सांसदों के साथ सभी विधायक विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करने वाले।
तो इस बैठक में पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव करने वाले हैं। बैठक में तेजस्वी की आभार यात्रा के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी की आभार यात्रा पर बिहार में सियासत तेज है। समस्तीपुर से तेजस्वी की आभार यात्रा शुरू हो गई। तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। संगठन की मजबूती को लेकर भी सुझाव लेंगे। तो तेजस्वी की आभार यात्रा पर सियासत जारी है। 10 सितंबर से तेजस्वी यादव की ये आभार यात्रा जो है वो शुरू हो रही है और इसी को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तंज कसा है। नित्यानंद राय ने कहा कि यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लोग लूट खसूट और भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं और जनता इन्हें पहचान चुकी है। क्या होगा उससे? बिहार के लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से वह राजनीति बिहार के विकास और लोगों की सेवा के लिए नहीं, खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग 15 वर्षों के उस कारनामों को तो लोग के ध्यान में है ही, लेकिन 2020 की जो ताज़ी घटना है उसको लोग याद रखे हुए हैं। इसलिए उनके उस आभार यात्रा या जो भी यात्रा उससे कोई बिहार के लोगों पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर प्रशांत किशोर ने हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी किसी विधानसभा क्षेत्र में पैदल चलकर दिखा दें। तेजस्वी यात्रा पर क्या निकलेंगे? 25 गाड़ी आगे और 25 गाड़ी पीछे चलेंगी। एयर कंडीशन बस में सवार होकर निकलेंगे। दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दें। यात्रा पर क्या निकलेंगे? 25 गाड़ी आगे, 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर प्रशांत किशोर ने जैसे ही तंज कसा, आरजेडी ने प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला किया। आरजेडी ने कहा कि प्रशांत किशोर मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जनता सिर्फ तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य देख रही है। जनता शोर मचा रही है कि तेजस्वी सरकार बने, जिससे रोजगार मिले, जिससे लोगों का भलाई हो। लेकिन कुछ लोग शोर मचा रहे हैं राजनीति में, तेजस्वी यादव जी के ऊपर हमला करके, तेजस्वी यादव जी पर बयान दे करके अपना मीडिया में खबर बनाए रखना चाहते हैं। इससे क्या होने वाला है? और जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। अगर इतनी हैसियत है तो लोकसभा का चुनाव लड़ लेते। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली में हैं। इसके पहले वे कल अजमेर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी लगाई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादरपोशी की। सीएम के साथ उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी थी। तो चादरपोशी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और सद्भावना से भरा माहौल उन्हें सिर्फ छूता नहीं बल्कि कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सीएम ने कहा कि मैं झारखंड को और ज्यादा समृद्ध, अधिक समावेशी बनाने के नए संकल्प के साथ यहां से वापस जा रहा हूं। सब कुछ उन्हीं के बदौलत है और जो भी मिलेगा उनके बदौलत है। क्या लगता है स्थिर झारखंड को लेकर स्थिरता है, उसे लेकर या पार्टी की मजबूती को लेकर? सभी चीजें, सब कुशल मंगल रहे। आप सब, हम पूरे राज्यवासी, देशवासी खुशी मंगल से रहें। एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर जो सदियों से चलते आए हैं, आगे भी चलते रहें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में सीट शेयरिंग से लेकर चुनाव की रणनीति पर भी बातचीत हुई। चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन ने इतना जरूर कहा कि हम लोग मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी चलाएंगे। हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं।
पीछे की मत राहुल जी ये खड़गे जैसी चीज के साथ मुलाकात करनी थी, संयोग से वक्त नहीं मिल रहा था और नीचे वक्त मिला और एक शिष्टाचार मुलाकात थी। सर झारखंड चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई है आप लोगों की? अब होगी सर जातीय जनगणना पे सर आरएसएस का बयान आया है, कैसे देखते हैं उसको? अरे उस वक्त के लोग हैं, वो तो अपने बयान देंगे, अपने बयान पर रहने दीजिए, हमें अपने काम करने दीजिए। लंबे इंतजार के बाद देश की राजधानी दिल्ली में झारखंड को अपना भवन मिलने जा रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली के बंगला साहिब रोड पर बने इस अत्याधुनिक भवन में सभी सुविधाएं मौजूद हैं और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इस भवन में सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। तो 9,515 वर्ग मीटर में बना ये भवन 7 मंजिला है, जिसमें 100 से ज्यादा कार पार्किंग की व्यवस्था है। भवन के सबसे ऊपरी मंजिल पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल का स्वीट है। पहली मंजिल पर मुख्यमंत्री का ऑफिस भी है। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली के लिए दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की मौत मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कई अभ्यर्थियों की मौत हार्ट अटैक से हुई है, कुछ की मौत मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की वजह से हुई है। फिलहाल इस मामले की और अधिक गहराई से जांच की जा रही है। आखिर किन परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को हार्ट अटैक आया या मल्टी ऑर्गन फेल्यूर हुई। उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में जान गंवाने वाले और मांझी प्रखंड के अजय कुमार महतो के परिजनों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की और इस दौरान उनके साथ सांसद आदित्य साहू भी मौजूद रहे। परिजनों का आरोप है कि अजय की मौत हेमंत सरकार की लापरवाही की वजह से हुई। बाबूलाल मरांडी का भी कहना है कि सरकार की नाकामी की वजह से अभ्यर्थियों की जान गई। इस प्रकार से उन्होंने हड़बड़ी दिखाई, आप सबके संज्ञान में है। 2018 में जब बीजेपी की सरकार थी रघुवर दास, उस समय जो भर्ती की जो नियमावली बनी यूपीएससी की ओर से ही सब प्रकाशित किया गया, आप सब लोगों ने देखा होगा 2018, और उसमें से साफ लिखा हुआ था पहले बच्चे लिखित एग्जाम देंगे, लिखित में जो पास करेंगे क्वालिफाई करेंगे, फिर उन बच्चों को दौड़ में शामिल कराएंगे। लेकिन उन्होंने उसको पलट दिया, उसने। खबर है गोड्डा से, जहां पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है। आपको बताएं कि एसडीपीओ कार्यालय के सामने से कई टोटों में पुलिस ने पैम्फलेट चिपकाया है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर 112, महिला थाना के नंबर, कंट्रोल रूम के नंबर के साथ एक क्यूआर कोड भी है और इन पैम्फलेट के जरिए महिला आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा के द्वारा निर्देशानुसार एक महिला सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान की जा रही है, जिसपे पैम्पलेट चिपकाया, हर छोटी बड़ी गाड़ियों पे पैम्पलेट चिपकाया जा रहा है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, महिला थाना का नंबर दिया जा रहा है, जिसमें पीड़ित महिलाएं कभी भी फ़ोन कर सकती हैं, जिसके फ़ोन करने पर गोड्डा पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी और उनकी सहायता करेगी, इसलिए वो काम करेगी। धनबाद के कोयले से पूरा देश रोशन होता है, लेकिन यही कोयला यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल बनता जा रहा है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों का कहना है कि हजारों परिवार धधकते आग और गैस के ऊपर रहने को मजबूर हैं, लेकिन कोई इनके सुनने वाला नहीं है। पूरे मामले पर डीसी का कहना है कि यहां पर भूधसान और गैस का रिसाव हो रहा है। बीसीसीएल और जिला प्रशासन लोगों का पुनर्वास करा रहा है, लेकिन बारिश के कारण रफ्तार धीमी है। आई हुई है, सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। बीसीसीएल द्वारा, डीजीएमएस द्वारा जो अनदेखी की जा रही है और झड़िया की अनजान जनमानस को इससे जो आहत होगा, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा सरकार को भी और हमारे सारे जनप्रतिनिधियों को भी। यहाँ की जनता इस गैस रिसाव से आज से नहीं, पूर्व से त्राहिमाम है। साथ ही साथ लेकिन लोगों से भी अनुरोध है कि आप ऐसी जगहों पर ना रहें जहाँ पर आपको संभावित है कि ये अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बारिश के टाइम में वहाँ पर भूधसान की बहुत ही अधिक संभावना रहती है। तो आपकी जो जीवन है वो अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें अगर बीसीसीएल के पार्ट पे जो भी कार्य करने की आवश्यकता है, उसके लिए जिला प्रशासन लगातार उनको करे।
जमशेदपुर में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मानकू के गौड़ बस्ती इलाके की है। सिंचाई विभाग के कर्मचारी शक्तिनाथ सिंह उर्फ डब्लू सिंह ड्यूटी से लौट रहे थे और तभी अपराधियों ने उनकी बोलेरो गाड़ी को रोका और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे शक्तिनाथ सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में मारपीट हुई है, इसमें उनका ड्राइवर और एक व्यक्ति घायल हुआ है। हत्या की वजह आपसी विवाद या फिर जमीन का विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। आपको बताएं कि 1 साल पहले शक्ति सिंह के भाई की भी देवघर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के रिकॉर्ड में अमरनाथ सिंह एक अपराधी था। अच्छा, घायल कितने लोग हुए? हम लोग घायल में तो जन का तो जान चल गया सर। एक मनोज बैठ जो है सर वो कहाँ गया अभी तक पता नहीं। थाने में ईश्वर सिंह का हाथ है। ईश्वर सिंह एक रूम भाड़ा मांग रहा था, उसको नहीं दिया गया। इस चक्कर में विवाद किया, विवाद से नहीं सुलझा तो वो लोग ऑफिस से रिटर्न आ रहे थे, उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोली चला है ना। उसके बाद ये लोग भागने की कोशिश किया तो कुछ लड़के को ईटा पत्थर से मारा, डंडा से मारा, घायल किया और शक्तिनाथ के ऊपर गोली चला के स्पॉट डेड। ठीक है, और उसके बाद वो भाग चुका। और कुछ लोगों के ऊपर उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और उन्हीं लोग की धरपकड़ में पुलिस लगी। लोग के द्वारा एप्लीकेशन जब लिख के दी जाएगी तो उसमें मतलब कुछ जमीनी विवाद जैसा समझ में आ रहा है फिलहाल, तो उस पर बाकी फर्दर अनुसंधान होगा तो क्लियर। भागलपुर में एक बर्थडे पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का बताया जाता है। इस वीडियो में हथियार के साथ कुछ युवक नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी का जन्मदिन सेलिब्रेट यहां किया जा रहा है। वहां मौजूद युवक हथियार लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस इस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। खबर धनबाद से, जहां महुदा थाना क्षेत्र में एक महिला अपने प्रेमी के घर के बाहर धरने पर ही बैठ गई। महिला ने कहा कि पिछले 5 सालों से मोहम्मद सोहेल से उसका संबंध है। उसने शादी का वादा भी किया था। महिला ने आगे बताया कि शादी को लेकर पंचायती भी हुई थी, लेकिन अब वो लड़का विदेश जाने वाला है और उसके परिवार लड़के से बात भी नहीं करने दे रहे। आपको बताएं कि महिला पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन अपने पति को उसने तलाक दिया है और इनका बच्चा भी है। सोहेल शेख है तो वो शादी का वादा करके पीछे हट रहा। अभी पंचायत में लिखित हुआ है कि हाँ वो शादी करेगा और शुक्रवार को उसको देने का था डॉक्यूमेंट्स जमा। मेरा पंचायत उसको कॉल करके यहाँ का पंचायत को परेशान है, नहीं सुन रहा बात। इसका माँ पापा मोबाइल छीन लिया है घर वाला। मोबाइल हम कॉल कर रहे हैं तो कांटेक्ट नहीं हो रहा, किसी तरह से मतलब कोई कांटेक्ट लड़का से करने नहीं दे रहा है। और प्लस लड़का को बाहर भेजने का ये है, ये लोग बाहर भेजना चाहता है। वहाँ ही कर लिया कि कमेटी क्या करेगा, बाहर भेज रहा लड़का, क्या करे। अब हम एक घर से 2 घर हो गए हैं। कि लड़का लड़की का मामला था, 2-2.5 साल से इन लोगों का पता चला कि मैंने इन लोग का गलत संबंध है, ठीक ना। तो वही हुआ कि पंचायत हुआ था, तो पंचायत में वहाँ तय हुआ कि लड़का बोला कि हम शादी कर लेंगे और लड़की भी बोली कि हम शादी कर लेंगे। यही तय हुआ है। अब हम लोग का नियम है जैसे कि 3 महीना 13 दिन, 3 महीना 13 दिन होगा, उसके बाद फिर शादी होगा। यही बात हुई है, हम लोग पंचायत के सामने लिखित ही होगी। भागलपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच कटाव जारी है। सबौर प्रखंड के मसाढ़ू से एक तस्वीर सामने आई, जहां पलक झपकते ही जलमीनार गंगा नदी में समा गया। 14 लाख रुपए की लागत से इस जलमीनार का निर्माण करवाया गया था। जलमीनार के गंगा में विलीन होने से 200 परिवारों के सामने जल संकट गहरा गया है। वहीं इस घटना से यहां के ग्रामीण डरे हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनका गांव गंगा नदी में समा रहा है। पटना के पौष इलाके कंकड़बाग में मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद में फायरिंग हो गई। दोनों पक्षों में जमकर बहसबाजी हुई और उसके बाद किराएदार के साथ पहुंचे एक शख्स ने मकान मालिक पर पिस्टल तान दी और फायरिंग कर दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। ब्लैक शर्ट पहने युवक ने पिस्टल से फायरिंग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। बेतिया में अज्ञात वाहन के चपेट में आने से 2 दोस्तों की मौत हो गई। ये घटना मानपुर थाना क्षेत्र के लौकर गांव के पास की है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतकों की पहचान मानपुर के भरभीरिया गांव निवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त थे और एक ही बैंड पार्टी में काम करते थे।
झारखंड के रामगढ़ के मांडू प्रखंड के कुजू में बायोमेट्रिक अटेंडेंस किए जा रहे हैं और इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। एसडीओ आशीष गंगवार ने छापेमारी कर खुलासा किया कि रूरल स्किल डेवलपमेंट के प्रशिक्षण में मोमबत्ती के कॉपी फिंगरप्रिंट से फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था। छापेमारी के दौरान फिंगरप्रिंट को जब्त किया गया है, संस्थान को सील कर दिया गया। आपको बताएं कि वीर सुभाष चंद्र बोस सेवा संस्थान में मुख्यमंत्री सारथी बिरसा योजना के तहत महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। और फिलहाल यहां रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए।